अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बढ़ती हुई बेरोजगारी के बायस अब नौजवान आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, लेकिन ये भारी भरकम फीसें वो कैसे अदा कर सकते हैं और इसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है। आज के प्रोग्राम आवाज में हम नौजवानों से भी बात करेंगे और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि उनके वालिदैन इन नौजवानों के लिए, इन तलब और तालिबात के लिए क्या क्या मौके पैदा कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त PAA मॉडल कॉलेज में। यहाँ पर तलबा तालिबात से हम जानेंगे कि वो मुल्क से बाहर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के किस हद तक ख्वाहिशमंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जुनैरा आबिद। जुनैरा, ये बताएं कि बाहर मुल्क जाना चाहते हैं आजकल बहुत सारे नौजवान। आपको अगर मौका मिले तो हायर स्टडीज़ के लिए आप किस शोबे का इंतखाब करेंगी? देखिए, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ये हर पाकिस्तानी बच्चे का एक ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड में स्टडीज़ करे। और लेकिन सबसे पहले मेरे जो गोल्स हैं, आई वांट टू डू जर्नलिज्म, मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मेरा जो गोल है, अभी मैं इंटरमीडिएट ख़त्म होने के बाद आई वांट अप्लाई फॉर लम्स यूनिवर्सिटी। अगर वहाँ पे मेरा इंशाल्लाह एडमिशन हो जाता है तो ग्रेजुएशन के बाद मैं मास्टर्स के लिए मैं ज़रूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज वगैरह का चूज़ करना चाहूँगी। क्या पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि वही मयार तालीम है जो बैरून मुल्क, जिस तरह अभी आपने हार्वर्ड का जिक्र किया, तो वो स्टैंडर्ड्स तो खैर हमें भी पता नहीं है, लेकिन क्या आप बहैसियत तालिब इल्म समझते हैं कि कहीं पे मैच हो सकती है यहाँ पे चीज़? देखिए, अगर कोशिश की जाए तो फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिस्टम में अगर थोड़ी सी बेटरमेंट हो जाए तो फिर लोग जो इतना अपने पैसे खर्च करके बाहर जा रहे हैं, वो अगर वो चीज़ें उनको, वो फैसिलिटीज़ या फिर वो एजुकेशन अगर उनको पाकिस्तान में मिल जाए तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम का इशू है यहाँ पे। साथ ही ये भी आप भी बताइएगा मुझे कि बाहर मुल्क जाने के लिए आप लोग गूगल पे सर्फिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कोई अगर फुली फंडेड आपके लिए स्कॉलरशिप्स आई हुई हो, या एक होता है कि पूरा प्रोग्राम आया हुआ होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी काबिलियत पे मुनहसर हो। वेल ऑफ कोर्स अब हमारा इंटरमीडिएट का एंड चल रहा है, हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो अभी हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई हुई है और जो हमारे प्लान्स हैं, वेल मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। पहले आई वुड प्रेफर पाकिस्तान, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो आई वुड प्रेफर देम। अगर यहाँ क्वालिटी और फाइनेंशियल सारी चीज़ें यहाँ पर सम अप हो जाती हैं, देन डेफिनेटली आईड गो फॉर माय होम कंट्री पाकिस्तान। बाहर जाने के लिए एक बड़ी ख़तीर रकम भी दरकार होती है। आप अब इस स्टेज पे तो आ गए हैं कि आपको फाइनेंस समझ में आता होगा कि किस तरीके से आपके वालिदैन पैसे दे रहे हैं, फ़ीस अदा कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा है बाहर स्टडी के लिए कितनी रकम दरकार है? वेल इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर लोग बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, उसके बाद जाकर फैमिली का एक बंदा बाहर जाकर पढ़ पाता है, परस्यू कर पाता है। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, ये बताएं कि आजकल लड़के लड़कियां टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ये सब देख रहे होते हैं। क्या आप अपने लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी सर्च करते हैं कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या दीगर ममालिक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? यस, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गाइड कर रहे होते हैं ऑनलाइन बच्चों को कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं। जैसे GKS के नाम से साउथ कोरिया का फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की क्राइटेरिया, आपकी परसेंटेज वगैरह और पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड देख लेते हैं। और इसके अलावा जैसे सबांची यूनिवर्सिटी है तुर्की की, वहाँ की फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है, तो ऑनलाइन आपको इसकी गाइडेंस मिल जाती है। तो आप इरादा रखती हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कि आप भी तुर्की जाएं, कोरिया जाएं या किसी और मुल्क में जाके हायर स्टडीज़ हासिल करें? जी, मेरा एम यही है कि एटलीस्ट इतनी परसेंटेज या गोल रखें कि जिसके ज़रिए आप बाहर बाद में जा सके फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, यानी वो कंसल्टेंसीज बनी होती हैं, वो गाइड करते करते वो पैसे भी ले लेते हैं, और सम टाइम ये होता है एडमिशन भी नहीं हो पाता, बच्चा जो है वो फंस जाता है। ऐसा भी होता है? जी, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छी परसेंटेज हासिल करते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आजकल के मुल्क में लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, ये तो हेड गर्ल हैं आप। क्या नाम है आपका? नाइमा तारिक। नाइमा। जी। नाइमा, ये बताइए कि जब आप ये अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं बाहर मुल्क में पढ़ाई के हवाले से, ग्रेजुएशन करना है, 4 साल का BS प्रोग्राम है कहीं पर भी, तो आप समझते हैं कि अगर आपकी मुल्क की गवर्नमेंट यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे मौके बहुत ज़्यादा जो है ना ख़ुद से अपने तौर पे एफर्ट करे, हुकूमतें, एम्बेसीज़, ताकि हमारे बच्चों को ये मौके मिलें, वो बाहर जाएं, स्कोप उनका खुले, वो पढ़ के आएँ, बेशक फिर पाकिस्तान में सर्व करें या उनकी मर्ज़ी, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तौर पे कुछ किरदार अदा करे। आप देखती हैं कहीं पे हमारी स्टेट का इसमें कोई रोल है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री का, किसी भी मिनिस्ट्री की आपने कोई खबरें ऐसी देखी आज तक?
कभी कभार देखने में आती हैं, ज़्यादातर नहीं आती। जैसे कि आप इंटीरियर में स्कूल्स की हालत देख लें, वो मतलब वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेटर होना चाहिए जिस तरीके से वो है। आई थिंक अभी लोग ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नॉट एज द गवर्नमेंट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को हमारी कि हमें एजुकेशन एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। और बाहर मुल्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बच्चों को बताई जाएं बाकायदा। जी, कुछ बॉयज़ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद, ये बताइए कि बाहर मुल्क जाकर पढ़ने का आजकल हर नौजवान का ख्वाब है, आपकी भी दिलचस्पी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये बताएं कि क्या इतना आसान है पाकिस्तान से बाहर मुल्क जाके पढ़ना? इतना आसान नहीं होता बाहर जाना। आपको पासपोर्ट भी चाहिए होता है, वहाँ पर आपको स्टूडेंट वीज़ा भी चाहिए, आपको वहाँ पर लाइसेंस भी चाहिए होता है, और कुछ अमाउंट भी हमें चाहिए होती है जिससे हम बाहर जा सकें यहाँ पर। तो इतनी अमाउंट हम एक मिडिल क्लास फैमिली इतनी नहीं दे सकती कि आप बाहर जाकर पढ़ें। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फिर आप जा सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो उनका निज़ाम तालीम है वो हमारे निज़ाम तालीम से ज़्यादा बेहतर है, कि बच्चा वहाँ से पढ़ता है तो उसका ज़्यादा परसेंटेज या ज़्यादा चांस होता है कि वो जॉब पे लग जाए। ये बात पहले ही स्टेट की हुई है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अभी यही है कि हर बच्चे का यही ख्वाब है कि वो बाहर जाए और बाहर की अच्छी सी पढ़ाई करे। बाहर मुल्क जाने के जो अखराजात हैं वो आपने आपकी फैमिली ने ही कवर करने, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि विदाउट एनी प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लान के बगैर कैसे वो फाइनेंस एक मिडिल क्लास या एक नॉर्मल फैमिली कैसे अरेंज करेगी? देखिए, जब सबसे पहले अगर आप लोग का ये माइंडसेट होता है ना, तो ऑब्वियसली बात हो रही होती है घर में, सही है, तो आप लोग उस लिहाज से सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा अगर हम लोग बैंक से यूज़ कर लें, कोई लोन ले लें। लोन का वैसे एडवाइस नहीं होता है, क्योंकि फिर आप उसमें लगे रहते हैं, आपको ये एक टेंशन होती है। हो जाता है। जी, सही है, तो लोन तो नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग का अब्रॉड से पहले से प्लान है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा है, तो मैं एक तो सबसे पहले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पेरेंट्स पर नहीं डालना चाहूँगी। मैं खुद से भी ट्राई करूँगी कि अगर मैं कुछ भी साइड पे कर सकती हूँ, सही है, तो मैं ट्राई करूँ, सो आई कैन हेल्प देम। क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली, चले हाँ हम कह सकते हैं उनका फ़र्ज़ है। आप भी कह रहे हैं कि बच्चों को खुद भी अपने तौर पे सेल्फ मेड बनना चाहिए। बिल्कुल। PAA मॉडल कॉलेज के असातिज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका, क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम मुसरत है और मैं यहाँ एज एन इंग्लिश लेक्चरर पढ़ा रही हूँ, और आई थिंक इट्स बिन 15 ईयर्स यहाँ पढ़ाते हुए मुझे हो गए। माशाल्लाह, इन 15 सालों में बहुत सारे आपके बैचेस निकले बच्चों के, अच्छी अच्छी जगहों पे गए। आज की तारीख में जब एम्प्लॉयमेंट के इशू है पूरे मुल्क में, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं दिख रही, तो क्या आप उस बच्चे की करियर काउंसलिंग में ये बात शामिल रखते हैं या होनी चाहिए कि वो बच्चा बाहर जाके भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करे या हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और अब हम अगर ये सोचें कि हम सिर्फ रीजनल बुनियाद के ऊपर या अपने मुल्क के अंदर रहते हुए जॉब्स तलाश कर सकते हैं, तो ये एक गलत बात होगी, एक गलत ख्याल है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मसला ये है कि बच्चे इंडिविजुअली इन चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं अपने तौर पे। उनकी करियर काउंसलिंग हम इस हद तक तो कर देते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों में करियर काउंसलिंग होती होगी यकीनन, जो इनको गाइड कर रही होती है कि मुल्क के अंदर आपके लिए जो है वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत है, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हम बच्चों को जो है वो इस बारे में भी काउंसलिंग करें कि इंटरनेशनली उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब्स और स्कॉलरशिप्स एंड स्टडीज़। तो उनको गाइड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि उनको बताया जाए किस चैनल के थ्रू, किस ज़रिए से वो इन चीज़ों को सर्च करें और इन तक पहुँचें और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम आरिफुल्लाह है और मैं यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में होता हूँ। मेजर मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। आज तो पूरी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को बड़ा सराहती है, बाहर भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या हम बच्चों की इस तरह काउंसलिंग के साथ साथ उन्हें कनेक्ट करा सकते हैं, या इतना आपका कोर्स लोड होता है कि बच्चे की भी अपनी मसरूफियात हैं कि नहीं बन पाता उसके पूरे 2 साल के इस पीरियड में? बेसिकली आप हमारा आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वो ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा होता है। स्पेशली कॉमर्स डिपार्टमेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इनके कोर्स में भी शामिल है और हम लोग के लेक्चर्स में भी इस बात को प्रमोट किया जाता है कि आप ऑनलाइन
जो है वो इंटरनेशनली जॉब सर्चिंग या बिज़नेस के हवाले से आप बहुत सारे काम करें। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुके हैं और उसको वो डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा कर उसको सेल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि ऐसे प्लान्स हों बच्चों के लिए कि जनाब वो हर साल इन्वेस्ट करें और एक टाइम के बाद इतनी खतीर रकम अच्छी मिल जाए कि बच्चा फिर उससे चाहे स्टार्टअप ले या आला तालीम के लिए बाहर जाए, तो ऐसे प्लान्स हमारी यहाँ सोसाइटी में पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं? नहीं करते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम अवेयरनेस है एंड आई थिंक होनी चाहिए इस चीज़ की अवेयरनेस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज़, फॉर करियर। मतलब अगर बच्चा अपना स्टार्टअप करना चाहे तो उसके पास बैकअप प्लान्स वगैरह सब कुछ होता है, पेरेंट्स के सपोर्ट भी होता है, सो आई थिंक होना चाहिए। ये मुझे बताएं कि बाहर मुल्क जाने के लिए अगर ऐसे हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूट्स या फर्म्स मौजूद हों जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो कि फाइनेंशियली भी उसमें आपको जो है सपोर्ट मिल रही हो, क्या पेरेंट्स को ये चीज़ें पता होती हैं या बच्चों को खुद से ये सर्च करके पेरेंट्स को बतानी चाहिए? पेरेंट्स अवेयर होते हैं इस चीज़ के लिए, वो भी ट्राई कर रहे होते हैं, बच्चों को खुद भी करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इसके बजाय अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सर्च करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सबांजू यूनिवर्सिटी है तुर्की में, मुझे वहाँ जाना है, मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ जाके अपना कोई डिपार्टमेंट जो भी है मैं करना चाहूँ उसमें। बच्चों का ये कहना है कि जहां आज हम सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल की स्क्रीन पे या इंटरनेट के ऊपर बाकी एंटरटेनमेंट के लिए वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अगर अपने लिए अपने करियर के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स तलाश करें जिसमें चाहे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हों या फिर बहुत कम अमाउंट पे या अच्छे मौके पैदा हो रहे हों बाहर जाने के, तो बच्चे खुद भी तलाश करें, पेरेंट्स को भी गाइड करें और प्लस ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में सपोर्ट करते हैं उसके बारे में पेरेंट्स खुद से भी सोचें। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो लोग मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं वो ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर बाहर जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी रकम दरकार होती है और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं ट्रैवलिंग एजेंसीज़ या कंसल्टेंसीज। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही कंसल्टेंसी में और हमारे साथ उनके वीज़ा ऑफिसर मौजूद हैं जनाब वसीम अकरम, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए रुजू करते होंगे बाहर जाने के लिए, अपने दस्तावेज़ात भी मुकम्मल करते होंगे, आप भी उन्हें गाइडलाइन देते हैं, क्या इतना आसान है मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना या एक बहुत ख़तीर रकम दरकार है? इतना आसान भी नहीं कह सकते थे और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नामुमकिन भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते थे, नॉर्मल है। यानी कि काफ़ी लोग यानी कि जहाँ से जाना चाहते हैं वो लोग काफ़ी लोग जाते भी हैं। कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है? ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कनाडा, यूके, यूएसए और जर्मनी साइड, यहाँ पर नहीं लोगों का ज़्यादा रुझान है। सही है। ये मुझे ज़रूर बताइए कि आखिरकार बाहर जाने की भी जो वजह है वो यही है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं क्या वहाँ पर हायर स्टडीज़ के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौकरियों की, क्योंकि कनाडा में भी इन्फ्लेशन है? बिल्कुल। यानी कि जो लोग वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं तो उन्हें पार्ट टाइम भी यानी कि जॉब दी जाती है कुछ घंटों के लिए, कि आप इस घंटे के दौरान आप अपने जॉब कर सकते हैं, वो भी उन्हें फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। और उनकी तालीम कंप्लीट होने के बाद भी वो लोग वहाँ पर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आप यहाँ पे हमारे पास जॉब कर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना। हाँ बिल्कुल सही। कौन सा मुल्क इस वक्त ज़्यादा हॉट है कि पाकिस्तानी या कराची के लोग उस तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो? कनाडा के लिए ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं। हालांकि कनाडा का मौसम इतना सर्द रहता है और नामुनासिब भी होता है, क्या वजह है कि आसान है वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? क्या कहते हैं आसान तो नहीं है, लेकिन लोग ख्वाहिशमंद ज़्यादातर कनाडा के हैं कि कनाडा के अंदर हम लोग जाकर अपनी यानी कि तो उसमें रकम कम लगती है या ज़्यादा रकम? इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं, वो कनाडा ज़्यादातर स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वो बाहिसियत हैं तो वो पैसा खर्च करके भी यानी कि वहाँ जाते हैं। तकरीबन 1 साल की फ़ीस 90 लाख रुपए वहाँ पर खर्चा हो जाता है। पाकिस्तानी 90 लाख रुपए? 90 लाख रुपए 1 साल के। ओहो, तो ये सारी चीज़ें पहले से देनी होती हैं या वहाँ जाके वो जॉब करके दे सकता है? सर वहाँ जाने के बाद ये क्या कहते हैं फ़ीस जो फर्स्ट टाइम जो फ़ीस देती है वो यहीं पर यानी कि उनकी फ़ीस पे होती है, और फिर यानी कि वहाँ पे एडमिशन वगैरह होते हैं, फिर कुछ फ़ीस वहाँ जाने के लिए देनी पड़ती है, उसके बाद वो सेमेस्टर वाइज वो अपनी फ़ीस वो पे करते हैं वहाँ पे खुद ही। सही है। अच्छा, ये बहुत सारी सेंट्रल एशियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, तुर्की में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ मुतारिफ़ हो रही हैं जो इस किस्म के प्रोग्राम्स दे रही हैं। कम से कम अगर हम आज की तारीख़ में ये जानना चाहें कि कितने लाख रुपए दरकार होंगे किसी भी मुल्क में
जहाँ पे कम से कम पैकेज हो? कम से कम 20 से 35 लाख कम से कम जो यानी कि अच्छा, और ये कौन से ममालिक में होगा? जैसे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया हो गया, टर्की हो गया, इनके अच्छा। अंदर हम लोग करते हैं, तो 20 से 35 लाख रुपए तो वहाँ के लिए भी क्या बच्चों को आइल्स करना पड़ेगा, या उसके लिए भी उनको जो है पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल आइल्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती हैं, और काफ़ी यानी कि ऐसा होता है कि जो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं वो इंटरबेट्स के ऊपर यहाँ से लोग जाते हैं। अच्छा, जो स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करते हैं अपनी, तो वो उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी बहुत कम होते हैं, और वो वहाँ जाने के बाद अपने सही। और इनको इजाज़त होती है कि जैसे तुर्की या जर्मनी या दूसरे ममालिक में कि वो पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकें? काफ़ी ममालिक ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि इतने घंटे आपकी यानी कि क्लास है तो 2-4 घंटे 6 घंटे आप ओवर टाइम में अपनी जॉब कर सकते हैं, ताकि एक्सपेंस वगैरह वो अपना बराबर कर लें। ठीक है, तो आप बहैसियत कंसल्टेंसी अपना इसमें मार्जिन यकीनी तौर पे लेते होंगे, सर्विस चार्जेस, लेकिन लोगों का एक एतबार भी जो है आजकल बहुत डरे हुए होते हैं कि क्या सही डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, पैसे हम सही जगह दे रहे हैं, ये ऑथेंटिसिटी कैसे डेवलप होती है? सर सबसे पहले तो ये कि जो भी किसी को पैसे दे रहा है क्लाइंट, तो वो ये चेक करे कि जिस कंपनी में हम लोग जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अच्छा, जी हाँ, वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड है कंपनी, तो वो उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकती। अगर चलते फिरते बंदों से यानी कि ऐसे किसी ऑफिस में जाकर बातचीत कर ली और उन्होंने उनको गाइड किया और वो उनकी बातों में आ गए, तो काफ़ी लोग तकरीबन 90% यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। वो पैसे लेकर वो उन्हें चलाते रहते हैं कि हाँ अभी आपके पेमेंट आ जाएगी, अभी एडमिशन हो जाएगा। उनको फेक लेटर देते हैं, सबमिशन भी करवा देते हैं कॉन्सुलेट के अंदर, लेकिन उनके ऐसा कुछ वीज़ा वगैरह लग कर नहीं आता और वो एडमिशन वगैरह नहीं होता। आपका काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और भेजने की हद तक है, या वहाँ पर मजीद भी आगे गाइड करते हैं, स्टूडेंट के जाने के बाद भी उनसे रब्ता रखते हैं? सर हम जो ये सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करते हैं, उनका वीज़ा वगैरह लगा देते हैं। वहाँ पर वो जाने के बाद अपनी यानी कि सब चीज़ें प्रॉपर, फिर भी उन्हें कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम वगैरह आती है तो हम उनसे राब्ते में होते हैं, उन्हें हेल्प कर देते हैं। सही। अच्छा, एक बड़ी चीज़ हम सुनते हैं बैंक स्टेटमेंट, जो कि अब अगर कम से कम भी 30-35 लाख रुपए दरकार हों किसी भी मुल्क जाने के लिए, तो वो शो कैसे करता है स्टूडेंट? क्या वो जेन्युइन होता है या इसमें भी कोई हेल्प की जाती है? ये क्या कहते हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती है, ये स्टूडेंट की नहीं चाहिए होती, उनके फैमिली मेम्बर यानी कि मदर, फादर, ब्रदर जो इनको एक्सपेंसेस बेयर करते हैं उनकी चाहिए, जो स्पॉन्सर जी हाँ, ब्लड रिलेशन में से उनके यानी कि जो उनको स्पॉन्सर करता है। अच्छा। उसकी स्टेटमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक मुतवस्सित फैमिली हो, क्या वो अपने बच्चे को फिर नहीं भेज सकती जिनके पास इतने वसाइल ना हो? जिनके पास इतने वसाइल ना, तो एक दूसरा हाल उनके लिए बस यही है कि वो अगर बच्चा यानी कि पढ़ा लिखा है, उनकी पोजीशन वगैरह हैं, तो वो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनका भी हो जाता है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में फेक स्टेटमेंट्स भी बन जाती हैं? पाकिस्तान में तो सब चीज़ तकरीबन कोई भी चीज़ आप यानी कि चाहें तो वो बन सकती है। काफ़ी लोग बना भी रहे हैं और लोगों को और उसकी बेस पे भी बच्चे चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वो पकड़ी जाती हैं आखिर में? पकड़ी जाती हैं, लेकिन वो क्लाइंट को पता नहीं चलता। अच्छा। लेकिन ये है कि वो जहाँ जमा करवाते हैं ये वो तो, लेकिन वो जहाँ जमा होती है तो वो प्रॉपर रीज़न भी नहीं देते कि हमने इस रीज़न के ऊपर रिजेक्ट किया है आपका वीज़ा। अच्छा, अगर हम एक 4 साल के ग्रेजुएशन और एक 2 साल के मास्टर्स की आपसे बात करें, तो टोटल अमाउंट कितनी खर्च हो जाती है एक स्टूडेंट की? अगर 1 साल की यानी कि फ़ीस हम लोग 90 लाख रुपए कम से कम लगाएं तो ये 4 साल में आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन कम से कम जैसे दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे आप बता रहे हैं 25 से 30 लाख, 35 लाख, तो ये 1 साल की फीस है? जी हाँ, 1 साल की। तो अगर हम इसको 4 साल के ग्रेजुएशन पे लगाएं तो 1.25 करोड़ रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल। और क्या वो बैलेंस कर सकता है बच्चा वहाँ जाके, वो जो जॉब कर रहा होता है? प्रॉपर तो इसके ऊपर बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 50-50 वो आराम से इस पर हो जाता है। अच्छा, यानी कुछ परसेंट जो है, 30-40% इसमें वो वहाँ सर्व करके मैनेज कर सकते। कुछ बच्चे जो कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आते हैं, फिर वो एलिजिबल भी होते हैं, सब चीज़ें जेन्युइन होती हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई के बजाय अगर वो जॉब में लग जाएं या स्लिप हो जाएं, तो इनका कैसे पता लगता है? वो अगर वो पढ़ाई के बजाय करेंगे तो यूनिवर्सिटी उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर देती है। कैंसिल कर देती है। सही, यानी उनको यूनिवर्सिटी में प्रॉपर टाइम देना है। प्रॉपर टाइम देना है यूनिवर्सिटी उनका। अगर वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा तो यूनिवर्सिटी और मुकर्ररा वक्त के लिए ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वहाँ का रूल ही नहीं होता। क्या आपके पास तो इतने सालों से आपका ये काम चल रहा है और उसमें बहुत सारे बच्चे गए, पास आउट भी हुए, वो वापस आ जाते हैं मुल्क में या वहीं पे फिर वो जॉब करते हैं? ज़्यादातर तो लोग वहीं पर यानी कि जॉब वगैरह अपना यानी कि सेटअप कर लेते हैं और जो स्टूडेंट वाला वीज़ा है वो कन्वर्ट करवा कर वो अपना
जॉब कंटिन्यू जॉब वीज़ा में जी हाँ। तो क्या आसानी से उनको वहाँ जॉब मिल जाती है? वो वहीं पर जिन्होंने अपनी ग्रेजुएट की है तो वो अब वहीं पर उन्होंने वर्किंग वगैरह कर कर तो उन्हें उन लोगों के लिए आसानी है। लास्ट ये बता दीजिएगा कि आइल्स के अलावा भी कोई ऐसे टेस्ट होते हैं या बगैर आइल्स के भी जा सकते हैं बच्चे? काफ़ी यानी कि लोग हैं जो बगैर आइल्स के भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत वही है कि वो ऑनलाइन अपना यानी कि अप्लाई करें और वो लोग ही टेस्ट लेते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह वो देखते हैं कि ये बच्चा हमारी यानी कि रिक्वायरमेंट पे कंप्लीट है तो फिर वो उन्हें डायरेक्ट वो कर देते हैं। सही। बाकी वैसे काफ़ी एजेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम बगैर आइल्स के आपको भेज देंगे, 15 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, 2 महीने में आपका ये काम हो जाएगा, इतने पैसे लगने हैं, इतने एडवांस चाहिए, तो वो उन्हें लेटर बना कर दे देते हैं अपनी तरफ से और वो पैसे लेने के बहाने होते हैं इस तरीके से। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। आज के दौर में किसी भी नौजवान को अगर मुल्क से बाहर जाके पढ़ना है तो कम से कम भी 30 लाख रुपए तो दरकार होंगे और ये भी सालाना फीस है। लेकिन अगर कोई और अच्छे मुल्क में और इससे बड़ी जगह जाना है तो 90 लाख रुपए साल का खर्चा आ जाता है। क्या ये इतना आसान है पेरेंट्स के लिए कि जब वो अपना स्टेटमेंट दिखाएं या बच्चे के लिए उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट जमा की हो? क्या कर सकते हैं पेरेंट्स, कैसे इन्वेस्टमेंट जमा कर सकते हैं, इस पे बात होगी अगले सेशन में। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर अगर वालिदैन अपने बच्चों की आला तालीम के लिए ये चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में जब उनके बच्चे इंटरमीडिएट करें और बैरून मुल्क आला तालीम के लिए वो जा सकें, तो उस वक्त के एतबार से जो खतीर रकम दरकार होगी, उस एतबार से आज की तारीख में लोगों को, पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि उन्हें हर साल कितना इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के लिए, कौन सा ऐसा प्लान लेना है कि जब उनका बच्चा इस स्टेज पर पहुंचे तो उनके पास एक अच्छी अमाउंट मौजूद हो और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक कतर तकाफुल में। पाक कतर फैमिली तकाफुल एक ब्रांड है, एक नाम है और आवाम की खिदमत में 2007 से ये पेश हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनके डायरेक्टर कॉर्पोरेट डिवीजन मिर्ज़ा अब्दुल गाफिर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आपका पाक कतर तकाफुल इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग भी करता है, अवामुन नास के लिए भी आप एक खिदमत का ज़रिया बने हुए हैं। लेकिन आज इसके महंगाई के दौर में जब हम देखते हैं कि हर शख्स कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, एक मुआशी शिकंजे में फंसा हुआ है और अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहता है कि भाई वो बाहर मुल्क में जाए, चाहे वो स्टार्टअप्स लें बच्चे या वो एक आला तालीम हासिल करें, लेकिन कम अज़ कम भी आज की तारीख में 40-50 लाख रुपए दरकार होते हैं। डू यू थिंक कि कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लान्स आपकी जानिब से मुतारिफ होते रहते हैं जिसमें लोग आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी समत का तयन कर सकें? बहुत शुक्रिया उमर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे लोगों में इन्वेस्टमेंट करने का जो ट्रेंड है वो बहुत कम है, या सेविंग करने का ट्रेंड बहुत कम है। आम तौर पे ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली सेविंग करने का ट्रेंड किसी भी पॉपुलेशन में 20 लोग अपनी इनकम का, अपनी जो उनकी माहाना इनकम आ रही होती है उससे 20 से 25% दुनिया भर में सेविंग में लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, बहुत सारे वजूहात की वजह से वो इस वक्त 3 से 6% के दरमियान है, जो कि हमारे अपने इस रीजन में भी इस वक्त बहुत कम है। सही। अगर हम इंडिया की मिसाल लें या नेपाल की मिसाल लें तो वहाँ पे हमारे अपने रीजन में, बड़े सगीर में ही वो 30% तक मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। यकीनन हमारे पास लोगों में, इदारों पर जो है वो ट्रस्ट का फुकदान है। हमारे पास इन्फ्लेशन चूँकि बहुत ज़्यादा हिट कर रही होती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमें जो लोगों को डिस्करेज करता है सेविंग करने पे। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली हमारे पास कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है जो ख़र्चे ज़्यादा करती है और सेविंग कम करती है। सही। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम सेविंग करने जाते हैं तो यकीनन जब इंसान को पता नहीं चल रहा तो उम्र गुजरने का वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। और जब इंसान 55 साल का, 60 साल का होता है तो उसको कुछ एहसास होता है कि शायद उसने बहुत कुछ नहीं बचाया। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि भाई अगर वो उससे पहले ही अगर एक ऐसी उम्र में जहाँ पे वो एक्टिवेट वर्क है, जहाँ पे वो मुकम्मल तवाना होकर काम कर रहा है, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, वहाँ पे वो कुछ अमाउंट अगर अपनी सेव करना शुरू कर दे, शुरू से इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाए, भले अपनी इनकम का 10 से 15% पे इन्वेस्ट कर ले तो ये चीज़ उसके तमाम टारगेट अचीव हो सकते हैं।
अगर हम देखें कि ये इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा होता है वो अगर किसी भी जगह कर रहा है, कम से कम 10 से 15% प्रॉफिट भी उसमें आ रहा होता है। बेग साहब, मसला ये भी तो है कि इस चीज़ को, ऐसे प्लान्स को जो रेलिवेंट टू इंश्योरेंस कंपनीज या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हमेशा इंट्रोड्यूस किए गए, ये तस्वुर किया जाता है कि जनाब ये तो इलीट क्लास के लिए, एक ऐसे मखसूस तबके के लिए जिसमें गरीब, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी नहीं आ सकता, ये तो अपर क्लास ही जो है इसको अवेल कर सकती है। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने जैसे बताया कि ये तो ज़्यादातर एजुकेशन की जो अवेयरनेस की कमी की वजह से, अच्छा, लोगों में अवेयरनेस इस बात की नहीं है कि वो अपने पास से 500 रुपये 600 रुपये भी सेव करके पैसे कमा सकते हैं। यानी आप भी कह रहे हैं कि एक मुतवसत तबका या गरीब तबका जो आज की तारीख में कम से कम 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। यकीन आप ये सोचें ना कि एक शख्स अगर 50,000 रुपये कमा रहा है और वो 30 साल की उम्र से 5,000 रुपये बचाना शुरू करता है, तो 60 साल की उम्र में कितने पैसे उसके पास मौजूद होंगे? सही। अच्छा, आप लोग रिसर्च भी करते होंगे, आपकी भी R&D डिपार्टमेंट होंगे, आप क्या समझते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जनाब पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी क्या है? एवरेज सैलरी बिल्कुल जैसे हमने बात की 50, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो वर्कर क्लास में आ रही होती है, तो 50 से 60,000 रुपये एवरेज सैलरी। और अगर के हम इसी एवरेज सैलरी के तनाजुर में हम अपने नाजरीन को समझाने के लिए आपसे पूछें कि वो फिर मंथली कितना इन्वेस्ट करे या कितना बचाए कि एक मुद्दत के बाद उसको जो है एक अच्छी अमाउंट मिल जाए, तो वो कुछ फिगर्स आप बता सकते हैं? आइडियली जी 15 से 20% या मिनिमम 10%, यानी कि 5,000 या 10,000, यानी 5,000 रुपये महीना वो सेव करे। तो क्या ये उसको मंथली सेव करना है? मंथली जो सेव ईयरली उसके 60,000 बनते हैं। बिल्कुल। और कितने साल तक वो ये सेव करे और उसको क्या रिटर्न्स मिलते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड बिल्कुल कर रहा होता है कि किस एज में है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोग जो 30 से 35 साल के हैं, यंग एज में। हमारे यहाँ शादियाँ भी जल्दी होने का रुझान है, तो उसमें अगर एक फैमिली अपनी बनाना शुरू करता है, एक शख्स 30 से 35 साल में, उसको एक अच्छी अवेयरनेस आ जाती है और उस वक्त शुरू करता है, तो उसके पास अच्छा टाइम है। जैसे लोगों 25 से 30 साल तक हुई, अब वो ये सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा, स्कूलिंग कंप्लीट होते होते ही बच्चे की एज 16 साल हो जाती है। बिल्कुल। तो जब वो बच्चा 18-20 साल की एज में पहुंचता है, जिस वक्त उसको बाहर मुल्क जाने के लिए, पढ़ाई के लिए या स्टार्टअप के लिए एक अमाउंट दरकार होती है, तो क्या उस बच्चे के लिए आप समझते हैं कि वालिदैन अगर इसी तरीके से हर महीने 5,000 या 10,000 भी इन्वेस्ट करें, तो आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स क्या अमाउंट मिल सकती है ऐसे पेरेंट्स? बिल्कुल, एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। हम समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है 10, 15, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक जा सकती है अमाउंट। डिपेंड कर रहा होता है वो कितना जमा करा रहा है। ये तो मैंने बात की कि भाई वो आज 5,000 जमा करा रहा है, कल को उसकी इनकम हो सकता है लाख हो जाए। यकीनन एक जैसी इनकम नहीं रहती, तो वो जब लाख हो जाएगी तो उसका 10% 10,000 रुपये हो जाएगा। तो क्या ये जितनी उसने जमा कराए वही उसको मिल जाते हैं या उसको बढ़ के मिल रहे होते हैं? उसको प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें पिछले 20 साल की, तो ये 12 से 13% प्रॉफिट है जो आ रहा होता है। अच्छा। और इसमें अगर हम देखें तो एक अच्छी बड़ी अमाउंट बन जाती है। सही है। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी इस तरफ आ रही है जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, मगर ये मैंने आज जैसे बताया कि डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये बहुत बड़ा है कि लोगों में एक हमारे पास कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, अपनी इनकम से ज़्यादा कर रहे होते हैं। हमारे पास शादियों में, बाकी मामलात में बहुत ज़्यादा खर्चा करने का रुझान है, जबकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है। सही। दूसरी सबसे बड़ी वजह लोगों का ट्रस्ट नहीं है ऐसे इदारों पे जो इस किस्म की स्कीम्स दे रहे होते हैं। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं गोल्ड के प्राइस कहाँ चले गए, महंगाई बढ़ती जा रही है। 20 सालों का अगर मवाजना कर लें डॉलर रेट से ही, तो आने वाले अगले 10 साल लग रहा है कि और मजीद जो है महंगाई ने बढ़ना है। तो आज मैं स्टूडेंट से भी बात करके आया, बहुत सारे नौजवान चाहते हैं मुल्क से बाहर जाना भी, तो कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई आपने ऐसा कोई डेडिकेटेड प्लान उनके लिए अनाउंस किया हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे प्लान मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास माहाना बचत के ऐसे प्लान मौजूद हैं जहाँ पे वो माहाना जो है वो चंद मिनिमम 500 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। सही। और एक अच्छी बात ये होती है कि पाकतर इसके साथ साथ एक लाइफ की प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। देखिए, ये तो अमल बहुत आसान है कि लोग जमा करना शुरू करते हैं, लोग कमेटी में भी पैसे डाल रहे होते हैं। ठीक है। मगर क्या हो जब वो जो ब्रेड अर्नर जो उसके लिए कमा के दे रहा है उसका इंतकाल हो जाए, एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है फैमिली के। आप एक साइडलाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं साथ साथ। हमारी जो प्लान्स जो बोनस है एक तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्लान्स की जो खूबसूरती ये है कि वो साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं। अच्छा। और ये ज़रूर होता है कि ब्रेड अर्नर का इंतकाल हो जाए तो एटलीस्ट ये ज़रूर होता है कि ठीक है उसकी इन्वेस्टमेंट तो चल ही रही है साथ साथ, मगर उसके साथ साथ उसको इतने फैमिली को
अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 3-4 साल का टाइम या उससे ज़्यादा भी टाइम मिल जाता है, जितनी प्रोटेक्शन उसने ली उस हिसाब से। सही है। अच्छा, क्या जिस तरह कमेटी की अभी आपने एक मिसाल दी, तो उसमें तो ये ऑप्शन होता है कि भाई किसी का पहले आ गया नंबर तो वो पहले अवेल कर लेता है, बाद में वो पे करता रहता है। क्या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कुछ इस तरीके की ऑप्शंस या इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं? देखें, इसमें इस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि वो सिंगल एक इंडिविजुअल जो है वो कर रहा होता है हमारे पास। अगर वो ग्रुप की शक्ल में नहीं होता है, कमेटी में ग्रुप की शक्ल में होता है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर लिबर्टी होती है कि वो जब चाहे विड्रॉ करा सकता है और उस पर किसी किस्म की कटौती नहीं होती उसके पैसों में। अच्छा, हाँ, मतलब ये फ़र्ज़ करेंगे किसी ने अगर 15-20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जमा कराए और उसमें किसी टाइम पर उसे ज़रूरत पड़ी और 1-2 लाख रुपए वो लेना चाहे तो ले सकता है। एक एवरेज फैमिली को आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए 10 साल का या 20 साल का कोई ऐसा प्लान बनाए कि जिसमें नेक्स्ट 10 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स उनको 50 लाख रुपए की आमदनी या एक प्रॉफिट दरकार हो, तो आज की तारीख में उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं बिल्कुल इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि फैमिलीज़ जो हैं, एक एवरेज हाउस होल्ड अपनी इनकम का जो टैक्स आफ्टर टैक्स इनकम उससे कम 15% जो है वो अब सेविंग में डालें। और ये वो सेविंग है जो लॉन्ग टर्म भी है, रिलायबल भी है, क्योंकि आजकल ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपको रिलायबिलिटी दे रहे होते हैं। अदरवाइज लोग कमेटी में पैसे डालते हैं, बाज़ दफ़ा वो लोग भाग भी जाते हैं, उनको फ्रॉड्स हो जाते हैं लोगों के साथ। यहाँ फ्रॉड्स के चांस नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं सारी। सही है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अब्दुल गाफिर बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इस वक्त मौशी बहरान का शिकार हैं या मईशत जो है वो एक आम आदमी का जो एक मौशी निज़ाम है वो मुतासिर है महंगाई की वजह से, तो ऐसे ममालिक में लोग अपनी जो अर्निंग्स हैं, माहाना आमदनी है, उसका कम से कम 10-15% लाजमी माहाना तौर पे सेव करते हैं ताकि एक मुद्दत के बाद, एक पीरियड के बाद उन्हें एक अच्छी रकम मिल सके। पाक कतर तकाफुल के जो प्लान्स हैं वो इसी सिलसिले में आवाम को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग इस तरीके की सोच रखते हैं? उनमें ये अवेयरनेस मज़ीद आगे बढ़ेगी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी आला तालीम के लिए। क्या लोग इसमें मज़ीद इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? आने वाले दिनों में इसका बगौर जायज़ा लिया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पे आप कमेंट्स के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।